नमस्कार। परिवार और हिंदू, ये दो शब्द हैं जिसको बिहार के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने जब से इस देश की सियासत के बीच उछाला है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने माँ के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? देश भर में नफरत फैला रहे हो। इन दोनों शब्दों ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। और बेचैनी इस कदर बढ़ी है कि हिंदू वाले बयान पर चर्चा न हो, इसलिए परिवार वाले बयान पर लगातार हमला किया जा रहा है। अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूँ, हम हैं मोदी का परिवार। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बार बार मेरे परिवार को गाली देने का उनको शौक लग गया है। जब सब अपने को डिक्लेयर कर दिया है बचाव में कि हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ, तो दूसरा बात उसी में हम जो बोले कि मरने के बाद मोछ बाल के सब छिलवाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, बनावटी परिवार हो। तो अभी बाल छिलवाओ ना सब। क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? तो उल्टा बोल रहे हो फालतू बात। बचाओ में हिंदू रहते तो ये लोग बाल छिलवाते ना। बाल कहाँ छिलवाया? ये लोग सबको तो पता नहीं ना है, तो बाकी लोग उनके भाई ये लोग छिलवाए, ये क्यों नहीं छिलवाए? तो आज की इस बातचीत में हम जरा विश्लेषण करेंगे कि कौन सा बयान ऐसा था और क्या आज भी देश की राजनीति में बिहार के बड़े नेता, समाजवादी आंदोलन के बड़े चेहरे, सामाजिक न्याय की राजनीति के एक बड़ी हस्ताक्षर लालू प्रसाद यादव का कद अभी भी वही है जिसके एक बयान पर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिक्रिया देने के लिए उनके पेज पर खड़े होने आ जाती है। तो इंट्रो में आपने कई बयान सुने। सबसे पहले इसका पूरा एक सिलसिलेवार तरीके से विश्लेषण करते हैं कि हुआ क्या क्या था, कब कौन सी परिघटना घटी और उसका प्रतिक्रिया में क्या क्या चीजें हुई। तो परिघटनाएं तो बहुत घटी। देखिए, बिहार की राजनीति में उस पार्टी ने जिसने यह दावा किया कि अब की बार 400 पार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उनका पॉलिटिकल एजेंडा एकदम सामने है, फिर भी उन्हें विपक्ष के गठबंधन को तोड़ने, डराने, खरीदने और लालच में अपनी तरफ लाने की कोशिश करनी पड़ रही है। पूरे देश में यह हो रहा है ताकि अब की बार 400 पार हो जाए। बाकी ईडी सीबीआई लगी हुई है, विधायक खरीदे जा रहे हैं। इन सब के बीच में जब बिहार का गठबंधन तोड़ करके, खिड़की दरवाजे सब खोल करके नीतीश कुमार को अपने खेमे में मिलाया गया, तो तेजस्वी यादव ने सदन में खड़े होकर कहा कि चाचा, आप कहते थे कि मोदी को रोकना है, तो जो रथ आप लेकर चले थे, अब आपका भतीजा पूरे बिहार में मोदी को रोकने का काम करेगा। ये तेवर, ये भाषण, ये उम्मीद तेजस्वी यादव की राजनीति की साफ पैरगोई करता है। और तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा लेकर 10 दिन में 3400 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार के लोगों का, जन का विश्वास जीत करके पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आह्वान करते हैं। लाखों की भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ता है। दिलचस्प तो यह है कि 3 मार्च के ठीक एक दिन पहले 2 मार्च को खुद नरेंद्र मोदी बिहार गए और ऐसी रैली हुई जिसकी कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन 3 मार्च की रैली की चर्चा पूरे देश में होने लगी। विपक्षी दलों की एकजुटता को जिस ताकत, जिस हौसले और हिम्मत की जरूरत थी, वो 3 मार्च के पटना की गांधी मैदान की रैली ने सौंप दिया और उस रैली की चर्चा पूरे देश में होने लगी। इतनी कम उम्र का नौजवान अकेला अपने गठबंधन के लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टियां, तमाम पार्टियों के लोगों को साथ लेकर पूरे देश को लड़ने के लिए और हिम्मत और हौसला देने की कामयाब कोशिश 3 मार्च को कर गया।
और उसी 3 मार्च को राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने भाषण दिया। लागल लागल झुलनिया का धक्का, बलम कलकत्ता निकल गए। अपने अंदाज के इस तरह के देसी भदेश लोक संस्कृति को आवाहन करते हुए, संविधान बचाने की लड़ाई का आह्वान करते हुए, अपनी शैली और मिजाज में लालू प्रसाद जी ने 2 बयान दिए। पहला बयान कि नरेंद्र मोदी हिंदू ही नहीं है। अब आप सोचिए इस बयान का वितान कितना बड़ा है। असली बयान ये था, और बयान के संदर्भ में उन्होंने आगे अपनी बात कहते हुए कहा कि हिंदू जो सनातनी हिंदू है, जो आरएसएस जिसकी परिभाषा देती है, उस सनातनी हिंदू के संस्कार कहते हैं कि अगर उसके परिवार का कोई सगा माता पिता गुजर जाए तो उसे केश मुंडवाना पड़ता है, मुंडन करवाना पड़ता है, दाढ़ी छिलवानी पड़ती है। और ये हिंदू परंपरा, और इसी परंपरा को आरएसएस मानती है, इस वाले हिंदू को आरएसएस मानती है, जिसका डंका बजाते हैं नरेंद्र मोदी जी। और लालू प्रसाद जी ने वहीं से एक सवाल किया कि आप तो हिंदू भी नहीं हैं, क्योंकि अगर आप हिंदू होते तो अपनी माता के गुजरने पर आपने मुंडन क्यों नहीं कराया? और आप हिंदू हैं नहीं और हिंदू के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह वह बयान था जो बीजेपी के कोर पर हमला करता है। बीजेपी का कोर क्या है? हिंदू। कौन सा हिंदू? जो परिभाषा आरएसएस बताती है, जो परिभाषा बीजेपी बताती है, उस परिभाषा के हिंदू। और उस हिंदू पर अटैक करके लालू प्रसाद जी ने बीजेपी को सख्ते में डाल दिया। अब इस पे अगर चर्चा होने लगी तो सवाल पूछे जाएंगे, और सवाल पूछे जाएंगे तो ये वह बात है जो पूरे देश की आम जनता को तेजी से समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई, बात तो बिल्कुल ठीक कह दी। भाई हिंदू अगर तुम अपने को दावा करते हो, और वो भी आस्तिक हिंदू, सनातनी हिंदू होने का दावा करते हो, तो उसकी तो पहली शर्त है कि अगर घर का कोई बड़ा सगा गुजर जाए तो मुंडन कराना पड़ता है। तुमने मुंडन क्यों नहीं कराया? सन्यास तो तुम लिए नहीं हो। सन्यास लेने वाले योगी आदित्यनाथ जी खुद हिंदू की राजनीति करते हैं, लेकिन पिता के गुजरने पर उन्होंने न वहां जाना उचित समझा और न कोई संस्कार कराए। तो इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके सन्यास ग्रहण कर लिया है, तो वो किसी भी इस तरह के संस्कार में नहीं शामिल होंगे। फिर सवाल लोगों ने पूछा कि जो संस्कार छोड़ दे और सन्यासी बन जाए, वो जाति भी तो छोड़ता। फिर याद करिए, ये वाला बयान आपको याद है कि हाँ, मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, क्योंकि ये वह जाति है जिसमें भगवान भी पैदा होते हैं। तो अगर आपने सन्यास ग्रहण कर लिया तो फिर जाति क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि आपको जाति के नाम पर राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से आज की तारीख में अगर पूछेंगे तो ऑन कैमरा भले न कहे, ऑफ द कैमरा जरूर कहेगा कि किस जाति के किस व्यक्ति का वर्चस्व पूरे उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए इस बात को समझना दीगर है कि जब लालू प्रसाद जी ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर गहरा सवाल उनके हिंदू होने के ऊपर ही उठा दिया, और अगर इस पर टीवी बहस हो जाती, अगर इस पर बात खुल करके आ जाती तो पूरे देश में फैल जाती। इसलिए बीजेपी ने उचित मौका देखकर असली बात को बहस से गायब करने की मंशा के साथ परिवार वाली बात को पकड़ लिया कि लालू जी ने कहा कि उसका तो परिवार ही नहीं है। ठीक बात है, परिवार नहीं है, परिवार का दर्द कैसे समझेंगे? और इस बात को पकड़ करके बीजेपी लालू प्रसाद जी के बयान की प्रतिक्रिया में, सोचिए, एक ऐसा नेता जिसके लिए बीजेपी कहती है कि वो 2 जातियों के नेता हैं, बिहार के नेता हैं, उनका प्रभाव बाकी कहीं नहीं है, तो राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, किसका रिप्लाई देने लगी? लालू प्रसाद जी का। इसका मतलब असर तो है गुरु, मानते भले ना हो, दिख गया। और ऐसा दिखा कि 2019 के मैं भी चौकीदार के तरह
सबने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखना शुरू कर दिया, सबने बोलना शुरू कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहना शुरू कर दिया कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है। और सबने लिख दिया मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। तो ये होती है राजनीति, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को अपनी पिच पर खींच ले आना। और जैसे ही ये बीजेपी ने किया कि मैं भी हूं मोदी का परिवार, सवाल पब्लिक डोमेन में आ गए। अगर 140 करोड़ लोग मोदी के परिवार हैं तो बताइए कि मणिपुर की वो 2 महिलाएं मोदी के परिवार में शामिल हैं कि नहीं। और अगर वो 2 महिलाएं जो निवस्त करके घुमाई गईं वो मोदी जी के परिवार में शामिल हैं तो अपने परिवार की महिला के अपमान पर नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। अगर 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के परिवार हैं, जो 2 महिला पहलवान पुलिस की ज्यादती और अत्याचार सहती रही, कुश्ती छोड़ देने की बात की, तमाम तरह से अपने हक और न्याय के लड़ती रही, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द भी उस अपने परिवार की महिला के ऊपर क्यों नहीं बोला। नरेंद्र मोदी जी ने उस पुरुष के ऊपर क्यों नहीं कोई टिप्पणी की जिसके चेहरे पर, आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर एक व्यक्ति ने सामंती अहंकार में पेशाब कर दिया। अगर 140 करोड़ लोग इस देश के मोदी जी के परिवार हैं तो किसानों के आंदोलन पर आंसू गैस के गोले से लेकर रबर बुलेट और मारे जाने से लेकर आंदोलनों के कुचलने की हर कोशिश तक चले जाना, अपने परिवार के साथ कोई ऐसा भला करता है क्या। अगर 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के परिवार हैं तो बताइए कि शिक्षा को नई शिक्षा नीति के जरिए निजी हाथों में बेच करके, फेलोशिप खत्म करके, सीटें घटाकर, फीस कई गुना महंगी करके शिक्षा, कलम और किताब को 140 करोड़ लोगों में से 120 करोड़ लोगों के हाथ से क्यों छीन लिया गया। अपने परिवार को अशिक्षित कोई बनाता है क्या। अगर 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के परिवार हैं तो बताइए 10 साल में 20 करोड़ वो रोजगार कहां है जिसकी गारंटी आपने पिछले 10 साल पहले दी थी। अगर 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के परिवार हैं तो बताइए उसमें से 60% ओबीसी अपने परिवार की संख्या जानने के लिए, हक और अधिकार के लिए, जाति जनगणना के लिए बोल रहा है। आप अपने परिवार की ये बात क्यों नहीं सुन रहे। अगर 140 करोड़ लोग आपके परिवार हैं तो उस परिवार में पेट्रोल डीजल 100 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए, सिलेंडर एलपीजी 1000 रुपए की कीमत इतनी कम और महंगाई इतनी ज्यादा, ये क्यों अपने परिवार के ऊपर नरेंद्र मोदी जी थोप रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या जो अपने परिवार का सबसे बड़ी उपलब्धि है, दिख गया जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ कि चंडीगढ़ मेयर में खुलेआम लूट लिया, वोट की चोरी कर ली। अपने परिवार की सबसे बुनियादी चीज कौन चुराता है। अगर 140 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के परिवार हैं तो बताइए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश आपने क्यों की। क्या ये आपके परिवार के लोग नहीं। और अगर ये सारे लोग आपके परिवार के हैं तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि आपका परिवार होता तो इन सारे मुद्दों पर आप न्याय के पक्ष में खड़े होते। लेकिन आप मंदिर, मस्जिद, सीए, एनआरसी, हिंदू, मुस्लिम, इसके चक्कर में पड़े रहते हैं। और जैसे ही आपको वोट लेना होता है आप 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, जबकि आपकी राजनीति लगातार लड़ाने की कोशिश कर रही है। दमन, अन्याय, अत्याचार, शोषण अपने परिवार में कौन करता है। इसलिए आप जरा विचार करिए, आप वोटर हैं, पहचानिए कि मैं भी हूं मोदी का परिवार और हिंदू बनाम परिवार का लालू जी का बयान। आप कहां खड़े हैं। और सियासत में अगर बिहार की राजनीति का इतना पुख्ता असर है तो मानकर चलिए एक नेता आपके ऊपर अभी भी एक हिम्मत और हौसले की तरह बना हुआ है। और इसलिए आज के बयान में फिर से लालू प्रसाद जी ने यह बात पूछी कि कहां गया वो परिवार जो हमने तो हिंदू पर सवाल उठाया और आपने परिवार पर बात कर ली। तो बताओ अपने परिवार पर ऐसे संकट कौन करता है। तब एक महिला मंत्री जो महिलाओं के अधिकारों पर लड़ने की बात करती, चूड़ियां भेज रही थी मनमोहन सिंह जी को, इतना बुरा व्यवहार, चाहे वो सदन में मायावती जी के साथ हो, चाहे बाहर खड़े होकर के लोगों के साथ हो, वह महिला मंत्री
चारा चोर जैसा बयान देती है और इतना अभद्र भाषा में बोलती हैं, इस पर तो टिप्पणी करने का इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि जिस स्तर पर वो बीजेपी के नेता टिप्पणी करते हैं आप उस स्तर पर बात भी नहीं कर सकते, उनका जवाब भी नहीं दे सकते। कीचड़ में उतरना ठीक नहीं होता, कपड़े आपके भी गंदे होंगे, इसलिए उस आदमी से क्यों लड़ना। लेकिन बाकी जनता देख रही होगी कि चोर कौन है, वोट की चोरी करने वाला कौन है, आपके बच्चों के हाथ से कलम और किताब की चोरी करने वाला कौन है, आपके जेब से महंगाई बढ़ाकर पैसे की चोरी करने वाला कौन है, आपके बच्चों को 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगार करने वाला कौन चोर है, जो आपके बच्चों के रोजगार को चुरा ले गया, जो आपके बच्चों की शिक्षा चुरा ले गया, जो आपके घर की महंगाई बढ़ा गया, सुकून और चैन चुरा ले गया। वो सारे लोग इस बात को कैसे कहते हैं, इसकी राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए आज की बातचीत सबसे जरूरी यह है कि राजनीति में माहौल बनाया जा रहा है आपके सामने ये कह के कि अब की बार 400 पार, राम भारी हैं, मंदिर बन गया इसलिए बीजेपी से लड़ो मत। नहीं, बिहार से संदेश आ रहा है और उत्तर प्रदेश से संदेश आ रहा है, पीडीए, मैं हूं पीडीए परिवार, सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, संविधान रक्षक और संविधान भक्षक के बीच की लड़ाई इस देश की असली लड़ाई है। और अगर ये लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग लड़ गए, अपने मतभेदों को भुलाकर, अपनी चीजों को भुलाकर, जो बीजेपी को जहां हरा रहा हो उसको अगर जिता गए, तो आने वाले वक्त में कौन कितना पार होगा ये निर्णय आपके हाथ में है। आपके बच्चों का भविष्य पार होगा, इस मुल्क का संविधान पार होगा, यह सब कुछ को पार करके कोई नेता सबके ऊपर आकर बैठ जाएगा, ये निर्णय आपके हाथ में। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अपना चैनल और सुनिए। अगर बात सही लग रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, बेल आइकॉन जरूर बजाइएगा, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो आए इससे आपको संदेश मिल जाए। हम आप बातचीत करते रहेंगे और हक की बात, सच की बात बोलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।